गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरियाणा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम क्लास 10th के हिंदी टर्म 1 के चैप्टर नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया है, उसके संक्षिप्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं के माध्यम से आपको इस पाठ का गहराई से ज्ञान हो जाएगा और इस पाठ से रिलेटेड मैं 3-4 वीडियोस आपको बना करके भेजूंगा ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बोर्ड की परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए टर्म 1 में नवंबर-दिसंबर की आने वाली परीक्षाओं में, तो आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, समय खराब ना करते हुए। नेताजी का चश्मा, जैसा कि आपको पता है, नेताजी का चश्मा कहानी हमें कहीं ना कहीं देशभक्ति का संदेश देती है। एक ये दुबले पतले से पैर से लंगड़ाते चलते हुए व्यक्ति की एक कहानी है, जिसको नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना लगा होना कहीं ना कहीं उसको अखरता है और वह चश्मे बेचने का कार्य करता है और अपने चश्मों के ढेर में से एक चश्मा वो नेताजी की मूर्ति को लगा देता है। इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। एक हालदार नाम के व्यक्ति हैं जो हर 15वें दिन में उस कस्बे से गुजरते हैं जहाँ वो नेताजी की मूर्ति है, और वो देखते हैं कि मूर्ति पत्थर की है लेकिन उस पर जो चश्मा है वो रियल लगा हुआ है। ये उनको कौतुक से भर देता है और बार बार उनका उस कस्बे से गुजरना और बार बार उस मूर्ति को ध्यान से देखना कहीं ना कहीं जो है उनको अच्छा लगता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और एक समय ऐसा आता है जब वो कहानी जो है कहीं ना कहीं जो है दुखद अंत में बदल जाती है, क्योंकि जो चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है, जिसको लोग कैप्टन चश्मे वाला कहते हैं, वो मर जाता है और उसके बाद नेताजी की मूर्ति चश्मे से रहित हो जाती है और कहीं ना कहीं ये हालदार साहब को परेशान करता है। और कहानी के अंत में उनको सुकून मिलता है जब किसी बच्चे के द्वारा एक सरकंडे का चश्मा बना करके उस मूर्ति पर रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कहानी हमें संदेश देती है कि आप कहीं भी बैठे हों, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप देशभक्ति का कार्य कर सकते हैं। देशभक्ति का कार्य करने के लिए आपको सीमा पर जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है, देश के बॉर्डर पर जाकर के जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां बैठे हैं वहां ईमानदारी से भी यदि अपना कार्य करते हैं और देशभक्ति के भावों को अपने हृदय के अंदर रख करके जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप भी देशभक्त हैं। तो आइए फटाफट इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसके लेखक के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेताजी का चश्मा अध्याय के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इन क्वेश्चंस को याद कीजिएगा। नेताजी का चश्मा क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक का नाम है। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का पहला अध्याय है। क्षितिज भाग 2 में जब गद्य खंड शुरू होता है तो सबसे पहला अध्याय ही गद्य खंड का नेताजी का चश्मा है। अगला देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे अभिव्यक्ति के माध्यम से पूछा जा सकता है कि आप इस प्रश्न के बारे में क्या पूछते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपकी किताबों में नहीं दिया होता, ये हमारे को कल्पना करनी पड़ती है। इसमें अपनी क्षमता के हिसाब से हमें प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए बड़ा अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास किया है कि ये पाठ हमें संदेश का देता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। ये उन करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये कैप्टन चश्मे वाला, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देश की सेवा करते हैं। जैसे मैं शिक्षक हूँ, यदि मैं अपना शिक्षण का कार्य ईमानदारी से करता हूँ तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। यदि आप विद्यार्थी हैं, अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं देशभक्ति का कार्य करते हैं, क्योंकि आप ही आगे चल करके देश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने वाले हैं। तो जो व्यक्ति जहां बैठा है वहां बैठा हुआ हो, ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से अपने देश की सेवा कर सकता है, ईमानदारी से कार्य करके। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब एक व्यक्ति हैं जो अपनी गाड़ी से गुजरते हैं, वो किसी कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, और जब भी वो उस कस्बे से गुजरते हैं जहाँ नेताजी की मूर्ति है तो उनको वो बड़ा कौतुक भरा उनका एक दृश्य देखते हैं कि हर बार उस मूर्ति पर से चश्मा बदला होता है। तो वो एक पान वाले के पास खड़े होते हैं, उससे पान खाते हैं और सामने ही मूर्ति को देखते हैं, और तब देखते हैं कि उस मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ है। तो पान वाले से पूछते हैं कि ये मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। उस कस्बे में
लड़के और लड़कियों के दो अलग अलग स्कूल थे? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जिस कस्बे के बारे में बता रहे हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया जाता है कि उसके भूगोल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो उस कस्बे में प्रसिद्ध हैं। तो ये उस कस्बे के बारे में बताने का प्रयास है। उस कस्बे में लड़के और लड़कियों के दो अलग अलग स्कूल थे, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और दो ओपन एयर सिनेमा घर थे जो ओपन थिएटर होते हैं। तो ये छोटे से उस कस्बे की एक प्रकार से भौगोलिक स्थिति है कि उसकी भूगोल के अंदर जो है, उसकी ज्योग्राफी के अंदर जो है कौन कौन से प्रसिद्ध क्षेत्र थे। तो दो उसमें स्कूल आते हैं, दो उसमें ओपन थिएटर आते हैं और एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना आता है। उस कस्बे की नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। तो जो नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा है उसको जो है वहाँ की नगर पालिका ने चौराहे पर लगवाया था। वो चौराहा वो था कस्बे का जहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते थे, ताकि वो वहाँ से गुजरे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है देशभक्ति का भाव जगे। उस कस्बे के हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने नेताजी की मूर्ति बनाई थी। उस कस्बे में एक अध्यापक थे जो ड्राइंग टीचर थे। स्कूल तो वहाँ दो थे, लड़कों का भी स्कूल था, लड़कियों का भी स्कूल था, लेकिन वहाँ ड्राइंग टीचर एक ही थे जिनका नाम था मोतीलाल। उनको नगर पालिका ने जो है 1 महीने का समय दिया था कि आप जल्दी से जल्दी मूर्ति बना करके हमें दीजिए, ताकि हम इसका एक प्रकार से अनावरण करके इस मूर्ति को कस्बे के चौराहे पर लगा सकें। तो मोतीलाल जी ने जो है जल्दी जल्दी में 1 महीने के अंदर वो मूर्ति बना करके तैयार कर दी थी और जल्दबाजी में वो उस पर चश्मा लगाना भूल गए, क्योंकि जल्दबाजी का किया गया कार्य था। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति कोई 2 फुट ऊंची थी। ये प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति की जो ऊंचाई थी वो करीबन करीबन 2 फुट थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो इत्यादि नारे याद आने लगते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था सिंगापुर के अंदर, तब उन्होंने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था और वहीं उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये 2 प्रसिद्ध नारे नेताजी से जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम नेताजी की मूर्ति देखते हैं तो हमें ये 2 नारे अक्सर याद आते हैं, दिल्ली चलो और इंकलाब। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद देखिए, पहली बार हालदार साहब चौराहे की मूर्ति को देखकर इसलिए कौतुक से भर गए क्योंकि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल था। जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे, पान वाले के पास वो पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने देखा कि सामने कस्बे का जो चौराहा है उस पर एक संगमरमर की बड़ी खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है, नेताजी की मूर्ति है। लेकिन उनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, कौतुक से भर गए कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन उस पर जो चश्मा है वो चौड़े फ्रेम का रियल चश्मा लगा हुआ है। तो इसी बात से जो है वो प्रभावित भी हुए और उन्होंने अपनी सारी जो है जिज्ञासाएं जानने के लिए उन्होंने पान वाले से पूछा। तो पान वाले से इंटरोगेशन करते करते ये कहानी आगे बढ़ती है। उनको कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पता चलता है, उस कस्बे के बारे में पता चलता है, कैप्टन की चरित्र की विशेषताओं के बारे में पता चलता है। इस प्रकार से ये कहानी नेताजी का चश्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहली बार हालदार साहब ने मूर्ति पर चौड़े काले फ्रेम का चश्मा देखा था और दूसरी बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा देखा था। तो ये कारण क्या था कि अलग हर बार जो है चश्मा बदला जाता था, क्योंकि क्या होता था कि जो कैप्टन चश्मे वाला था वो चौराहे पर ही चश्मे बेचने का कार्य करता था। नेताजी की मूर्ति के बिल्कुल ठीक नीचे ही उसने अपनी एक जो है छोटी सी दुकान सी लगा रखी थी जिस पर अनेक चश्मे होते थे। वो तो उनमें से वो एक चश्मे को उतार करके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था और उसको लगता था कि नेताजी की मूर्ति चश्मे के बिना अधूरी है, तो वो अपने कलेक्टिव चश्मों में से एक चश्मा उतार करके जो भी नेताजी की मूर्ति को फिट आता था उस चश्मे को वो मूर्ति पर लगा देता था। लेकिन कभी कभी कोई ग्राहक ऐसा भी आता था जिसको कस्टमर को वो नेताजी की मूर्ति वाला चश्मा अच्छा लगता था, तो वो कहता था कि मुझे तो वो चश्मा चाहिए। तो वो क्या करता था, नेताजी की मूर्ति से उस चश्मे को उतार करके ग्राहक को दे देता था और फिर कोई नया चश्मा जो नेताजी की मूर्ति को फिट आता था वो दोबारा से लगा देता था। इसलिए बार बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदले हुए दिखाई देते थे हालदार साहब को, और यही बात उनको जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। हालदार साहब को आदत पड़ गई थी कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, क्योंकि जब वो पहली बार वहाँ से गुजरे थे
तो उनको ये बड़ा आश्चर्य की बात लगी थी कि पत्थर की मूर्ति पर रियल चश्मा है। तो इसलिए जब जब वो गुजरते थे, हर 15 दिन के बाद उनका वहाँ से एक राउंड लगता था, कंपनी के काम से उनको वहाँ जाना पड़ता था। तो हर बार वो उस पान वाले के पास रुकते थे और उससे जो है वो हर बार चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे, क्योंकि हर बार उनको मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ दिखाई देता था। तो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होती थी और फिर वो कान जो है पान वाले से कंफर्म करते थे कि ये चश्मा कौन बदलता है। पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला जो है काला, मोटा और एक खुश मिजाज व्यक्ति था। उसी से जो है हालदार साहब जो है अपनी रुचि के अनुसार हालदार साहब अपनी जिज्ञासाएं पूरी करते थे, उससे जो है प्रश्न करते थे कि ये मूर्ति पर चश्मे कौन बदलता है। तो मिलनसार व्यक्ति था और वो हालदार साहब के प्रश्नों के उत्तर भी दे देता था। उसके बाद देखिए मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कस्बे का इकलौता ड्राइंग टीचर था मोतीलाल, उसने उस मूर्ति का निर्माण किया था। तो आपको पता ही है, जब किसी मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो उसके नीचे मूर्तिकार का नाम भी लिखा जाता है। तो उसके नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा गया था। मूर्तिकार मोतीलाल ने महीने भर में नेताजी की मूर्ति बना दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर पालिका ने उसको जल्दी से जल्दी नेताजी की संगमरमर की मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसे उसने 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कर दिया था। लेकिन इस जल्दबाजी में किए गए ऑर्डर को पूरा करने में वो जल्दबाजी में जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया। अगला देखिए, हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए थे। जब पान वाले ने बताया कि बार बार चश्मे बदलने का कार्य जो है ये कैप्टन चश्मे वाला करता है, तो उन्होंने उससे पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला कौन है। तो उन्होंने बताया कस्बे में जो है एक दुबला पतला सा अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो पैर से लंगड़ा करके चलता है और वो नेताजी की मूर्ति को चश्मा लगाता रहता है। सारी कहानी उसने हालदार साहब को बताई। तो हालदार साहब को ये कहीं ना कहीं ये लगा कि कहीं ना कहीं जो है कैप्टन चश्मे वाले के हृदय में देशभक्ति का भाव है, तभी उसे नेताजी की मूर्ति तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक कि उस पर चश्मा ना लगा दिया जाए। क्योंकि नेताजी की मूर्ति आपने जितनी भी देखी है उन पे चश्मा लगा रहता है, खास तौर से जो उनकी आज़ाद हिंद फौज की तस्वीर है उस पर चश्मा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर देशभक्ति का भाव था और कहीं ना कहीं देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर का भाव था। इसी भाव की पूर्ति के लिए कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता था। 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से अपने काम के सिलसिले से गुजरते रहे। हालदार साहब ने उस कस्बे से करीबन वो 2 साल तक गुजरते रहे। महीने में वो 2 बार उस कस्बे से गुजरते थे कंपनी के कार्य से। तो आप समझ सकते हैं कि वो करीबन समझो 48 बार वो उस कस्बे से गुजरे थे और हर बार कस्बे से उनको एक नई सूचना और एक नई घटना देखने को मिलती थी। हर बार एक नया चश्मा जो है उसका चश्मे का फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ दिखाई देता था। एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी जब वो मायूस हुए थे, कैप्टन चश्मे वाला मर गया था और नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो उनके भाव बदल गए थे कि देखो कोई भी जो है किसी के अंदर भी देशभक्ति का भाव नहीं आया। फिर एक दिन उनको संतोष का भाव भी हुआ कि किसी ने जो है सरकंडे का चश्मा जो है जैसा भी बन सकता था वो उसकी मूर्ति पर रख दिया है। तो कहीं ना कहीं वो सरकंडे का चश्मा बना करके जिसके द्वारा भी, बच्चे के द्वारा भी रखा गया या किसी बड़े के द्वारा भी रखा गया, वो कहीं ना कहीं जो है कैप्टन चश्मे वाले के प्रति भी एक सच्ची श्रद्धांजलि थी और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति भी आदर का भाव था। तो कहानी के अंत में उनकी आंखें भर आती हैं और कहीं ना कहीं वो भावुक हो जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है 2 साल में उस कस्बे से गुजरते गुजरते हालदार साहब ने उनके जीवन में घटी थी, उनके लिए जो है जिससे ये कहानी आगे बढ़ पाई। कहानी के अंत में हालदार साहब की आंखें इसलिए भर आई क्योंकि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। देखिए देशभक्ति का भाव कोई फिनिशिंग में नहीं होता कि हम एक प्रॉपर चश्मा रखेंगे, हम एक प्रॉपर वहाँ कोई धूप बत्ती करेंगे या हम प्रॉपर वहाँ कोई फूलों की माला पहनाएंगे। देशभक्ति का भाव हमारे मन से आता है, अंदर से आता है। तो उनको इस बात के लिए बहुत अच्छा लगा कि किसी ने चलो इस मूर्ति पर जो है सरकंडे का ही चश्मा लगा दिया, कोई बात नहीं। हालांकि सरकंडे का चश्मा कोई संगमरमर जैसे कीमती पत्थर की मूर्ति पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके भाव के अंदर जिसने भी वो सरकंडे का चश्मा लगाया उसका भाव उत्तम है, उसका भाव बड़ा है। और यही कहानी का मूल है कि मूल क्या है, देशभक्ति का भाव। तो ये भाव बड़ा है, वो चाहे सरकंडे का था, चाहे वो रबड़ का था, चाहे वो किसी भी चीज़ का था, उस चीज़ की कीमत नहीं है, उसके भाव की कीमत है। तो उसने श्रद्धा भाव से व्यक्त करते हुए उस देश के महान स्वतंत्रता
सेनानी के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए कहानी के अंत में सरकंडे का चश्मा मूर्ति के पास रख दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है देशभक्ति का महान भाव है। इसी कारण से हालदार साहब की आंखें भर आई थी। कहानी पान वाले जैसे लोगों पर व्यंग्य भी करती है, जो कैप्टन चश्मे वाले जैसे लोगों की खिल्ली उड़ाकर देशभक्तों का अपमान करते हैं। एक बार हालदार साहब ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पान वाले से पूछा कि भाई ये जो कैप्टन चश्मे वाला मैं बहुत दिनों से इस कस्बे से गुजरता हूँ और अक्सर लोग कहते हैं साहब ये जो बार बार चश्मा बदला जाता है, ये कैप्टन चश्मे वाला बदलता है, ये कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। तो हालदार साहब ने पूछा कैप्टन चश्मे वाला है कौन? क्या ये आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है? क्या ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई आज़ाद हिंद फौज का साथी है क्या? कौन है ये कैप्टन चश्मे वाला? तो पान वाले ने खिल्ली उड़ाते कहा, अरे साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है, मरियल सा है, देखने में जो है चोर जैसी उसकी शक्ल लगती है, वो क्या जाने, उसको क्या पता फौज में जाएगा, वो तो लंगड़ा व्यक्ति है, वो तो मूर्ख व्यक्ति है, देखने में खूबसूरत नहीं है, उसका क्या है। तो बस वैसे ही लोगों ने उसका नाम कैप्टन चश्मे वाला रख दिया। तो हालदार साहब को ये बात बड़ी बुरी लगती है। अगर वो चाहते तो वो दंडित भी कर सकते थे उस पान वाले को। वो मन के अंदर ही जो है इस भाव को लेकर के चुप रह जाते हैं कि पान वाले को इस तरह से एक देशभक्त व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उस कस्बे के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये बात ध्यान में नहीं आई कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के है। पान वाले की दुकान भी तो बिल्कुल मूर्ति के सामने थी, चाहता तो वो भी चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगवा सकता था, लेकिन उसके अंदर वो देशभक्ति का भाव नहीं था जो कैप्टन चश्मे वाले के अंदर था। तो हालदार साहब को ये बात बहुत बुरी लगी जब पान वाले ने कहा कि जो है वो लंगड़ा क्या जाने देशभक्ति के भाव, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। उसको लंगड़ा कह करके किसी विकलांग व्यक्ति का मजाक उड़ाने के साथ साथ एक देशभक्त व्यक्ति का भी मजाक उड़ाना अपने आप में कहीं ना कहीं निंदनीय है। ठीक है, तो इस कहानी में जो है हालदार साहब को ये बात बहुत बुरी लगी और कहीं ना कहीं पान वाले जैसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं ऐसे देशभक्तों का अपमान करते हैं। तो इस कहानी में ये भी बताया गया है कि अगर आप के अंदर देशभक्ति का भाव नहीं तो आप कम से कम उन लोगों का अपमान ना करें जो देशभक्ति के भावों से भरे होते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बिना चश्मे के ही बनकर तैयार हुई थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि 1 महीना बनाने के लिए दिया गया था और जल्दबाजी में उसकी मूर्ति का जो है चश्मे की फ्रेमिंग नहीं हो पाई, क्योंकि वो काफ़ी बारीकी का कार्य था और उसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता था, इसलिए बिना चश्मे की ही मूर्ति को तैयार करके नगर पालिका को दे दिया गया था। देशभक्ति की भावना मन पर निर्भर करती है, मन पर ही निर्भर करती है। हमारे मन के अंदर ही अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, इसलिए हमारा मन पर नियंत्रण होना चाहिए। तो देशभक्ति की भावना जो है, जितनी भी भावनाएं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये सारे के सारे हमारे मन के अंदर ही आते हैं। इसलिए देशभक्ति का भाव भी जो है हमारे मन पर ही निर्भर करता है। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव है देशभक्ति। यहाँ किसी कैप्टन चश्मे वाले की कहानी सुनाना आपको उद्देश्य नहीं था। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देशभक्ति के भाव विद्यार्थियों के अंदर डालना, ताकि विद्यार्थी भी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें कि वो देशभक्ति के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी आप स्टूडेंट्स, आप भी कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने देश को पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है चारों तरफ, आप अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख करके, वातावरण को स्वच्छ रख करके आप भी देशभक्ति कर सकते हैं। प्लास्टिक के पॉलीथीन का प्रयोग ना करके या उनको सही तरीके से डैमेज करके उनका आप भी देशभक्ति का कार्य कर सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, आगे जाकर के आपको समाज का और देश के विकास में अपनी भूमिका निश्चित करनी है, तो आपको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति देशभक्ति के भावों को अपने अंदर ला सकता है, उसके लिए अलग से फौज में होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं हमें ये भी कहती है कि देशभक्ति का भाव हम अपने अंदर रखें, फिर हम जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति का भाव हमारा प्रकट होगा। कहानी में हालदार साहब भावुक प्रकार के व्यक्ति प्रकट होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कहानी के अंत में उनकी आंखें भर आई जब उसने पहली बार कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सुना, तब भी वो भावुक हो गए और कहीं ना कहीं उसकी देशभक्ति को देखकर उसके प्रति नतमस्तक हो गए। तो हालदार साहब इस कहानी के काफ़ी भावुक पात्र हैं, जो शुरू से अंत तक आप देखते हैं कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब वो काफ़ी भावुक हुए हैं। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ इन 23 बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको नेताजी का चश्मा पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने का प्रयास किया। इनके पीछे उद्देश्य यही था ताकि आप इस पाठ में अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाएं और जब गद्यांश के माध्यम से आपके सामने प्रश्न आए
तो आपको ये प्रश्न अगर ध्यान में होंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे जो गद्यांश में आपसे पूछे जाएंगे। टर्म 1 में ये सबसे पहला गद्य का चैप्टर है। इसी चैप्टर का दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो भी मैं बनाऊंगा ताकि इसमें से कोई भी प्रश्नोत्तर आ जाए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मेरे वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।